नमस्ते। मैं शबनम डायट प्रवक्ता सोनभद्र डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ। मैं ये आशा करती हूँ कि आप सभी इस कोरोना काल में स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। हमारा आज का टॉपिक है शिक्षक के निर्देशानुसार छोटे छोटे वाक्य लिखना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वाक्य जो है वो शब्दों से बनता है और शब्द जो है वो वर्ड से बनते हैं और वर्ड में स्वर व्यंजन होते हैं जो एक इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके बगैर हम भाषा की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने वर्ड सीखने के लिए स्वर व्यंजन को याद करना पड़ता है। उसके बाद जब वर्ड सीख लेते हैं तब हम शब्द बनाना सीखते हैं। जब शब्द बना लेते हैं तब हम वाक्य पे आते हैं, वाक्य बनाना लिख लेते हैं। उसके बाद हम आगे की भाषा में जो और भी जैसे पैराग्राफ हुआ, फिर उसके बाद हम चैप्टर लिखना, ये सब ये बात की चीज़ें हैं। लेकिन जो हमारी नींव है, जो हमारे शुरुआती है, जिसके बगैर हम भाषा नहीं सीखते, तो उसमें वर्ड के बाद शब्द और शब्द के बाद आपका आएगा वाक्य। ठीक है, तो आइए आज हम वाक्य पर बात करते हैं। तो किसी भी वाक्य में जो है उद्देश्य और विधेय ये दोनों जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बगैर वाक्य नहीं बनता है। ठीक है, विधेय किसे कहते हैं आइए समझते हैं। उद्देश्य के विषय में बताने वाले सभी पद विधेय कहलाते हैं। अर्थात उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है वह विधेय कहलाता है। ठीक है, एक उदाहरण मैं दे रही हूँ। जैसे जीवन के मित्र ने मुझे एक सुंदर पेन दिया। तो ऊपर के वाक्य जैसे जो मैंने वाक्य बोला है उसमें यह है कि जीवन के मित्र ने, ये क्या है, ये उद्देश्य है, तथा मुझे एक सुंदर पेन दिया, ये क्या है, विधेय है। तो जिसके बारे में कहा जा रहा है वो उद्देश्य है और क्या किसके लिए जो कहा गया है वो जो है वो आपका विधेय है। ठीक है, इसके और 2-3 एग्जाम्पल है, आइए देखते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहला जो है जैसे मैंने ये एक लिखा है, महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। ठीक है, तो इसमें किसके बारे में, मतलब किसके बारे में क्या कहा जा रहा है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है, महेंद्र सिंह धोनी। ये क्या है, ये हमारा उद्देश्य है। और भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन है, तो ये क्या है, ये विधेय है। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन है। इसी तरह आपका दूसरा है, फुटबॉल पश्चिम बंगाल का लोकप्रिय खेल है। तो फुटबॉल क्या है, वो फुटबॉल के बारे में कहा जा रहा है, वो क्या है, वो उद्देश्य है। और इसकी क्या खासियत बताई जा रही है या इसके लिए क्या कहा जा रहा है, तो ये है पश्चिम बंगाल का लोकप्रिय खेल है। तीसरा है आपका, प्रियंका ने अपने नृत्य से सबका दिल मोह लिया है। ठीक है, इसमें क्या है, प्रियंका की खूबी को जो बताया जा रहा है, यानी अपने नृत्य से सबका दिल मोह लिया। तो प्रियंका जो है वो उद्देश्य है और दूसरा जो है विधेय है। विधेय का मतलब आप समझ रहे हैं, जिसके बारे में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है वह विधेय कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी वाक्य में उद्देश्य और विधेय का होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आइए हम देखते हैं कि पद, जब वाक्य बनता है तो उसमें जो होता है पद बनता है। ठीक है, पद के बारे में कहा गया है, वाक्य उस व्यवस्थित शब्द या पद समूह को कहते हैं जो वक्ता अथवा लेखक के तत्व को पूर्णता एवं स्पष्टता के साथ व्यक्त करता है। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान पतंजलि ने पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द समूह को वाक्य की संज्ञा दी है। मतलब कोई ऐसा शब्द जो पूरे अर्थ को बयान करे तो उसे वाक्य की संज्ञा दी है। ठीक है, किसी भी भाषा की सर्वप्रधान महत्वपूर्ण इकाई क्या है, वो वाक्य है। अर्थात वाक्य ही भाषिक व्यवहार का मेरुदंड है। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप है और वाक्य के घटक जो है वो पद कहलाते हैं। ठीक है, तो वाक्य के जो घटक है वो आपके पद कहलाते हैं।
अब हम ये देखते हैं कि पद किसे कहते हैं। जैसा अभी तो मैंने बताया ही आपको कि वाक्य के जो घटक है वो पद कहलाते हैं। अब क्या कहते हैं, ये देखें कि पद, अगर हम पद को परिभाषित करें तो उसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, पद जो है वो भाषा की न्यूनतम इकाई, भाषा की न्यूनतम इकाई क्या है, वो वाक्य होता है। और वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या है, वो शब्द होता है, जैसे मैंने पहले कहा। और वाक्य की रचना मूलतः पदों से ही की जाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। वाक्य की जब भी रचना की जाएगी वो पद से की जाएगी। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है पद में, जैसे रमेश ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ रमेश, पुस्तक और पढ़ी तीनों शब्द ना होकर एक पद है। ठीक है, क्योंकि ये संबंध तत्व से युक्त है। और ने जो है, ने हम जानते हैं ये प्रसर्ग है। ठीक है, पदों में वाक्य रचना करने में पदक्रम, अन्वय और अध्याहार महत्वपूर्ण होते हैं। फिर आपका दूसरा आया पदक्रम। महेश ने नरेश को मित्र बनाया। ठीक है, पदक्रम जो है वो वाक्य में पदों के रखे जाने का क्रम, इसे पदक्रम कहते हैं। पद को शब्द कहने के कारण कुछ व्यक्ति पदक्रम को भी शब्दक्रम कहते हैं। प्रत्येक भाषा के वाक्य में पदों या शब्दों के अपने क्रम होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने कि महेश ने नरेश को मित्र बनाया, तो इसमें क्या है, महेश ने नरेश को मित्र बनाया, ये एक जो शब्द है उसे कैसे पद क्रम में व्यवस्थित करते हैं, ये वही है। तो अगर हम इसे तोड़ के देखें तो महेश ने नरेश को मित्र बनाया, तो कर्ता प्लस क्रम प्लस पूरक प्लस क्रिया बराबर सकर्मक रूप, तो ये हमारा बनेगा पद क्रम। ठीक है, तीसरा है आपका पदबंध। ये इसे समझिए कैसे कि वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद आपस में संबंधित होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते को पदबंध कहा जाता है। पदबंध में 3 बातों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें एक से अधिक पद होते हैं। दूसरा है, ये पद आपस में इस प्रकार से संबंध होते हैं कि एक इकाई के रूप में बनते हैं। ठीक है, और यह किसी वाक्य का अंश होता है। इसमें आपका आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पदबंध जो है उसमें 3 विशेषताएं होती है। जैसे एक से अधिक पद होंगे। ठीक है, ये पद आपस में इस प्रकार से संबंध होते हैं कि एक इकाई के रूप में बनते हैं। ठीक, या किसी वाक्य का अंश होते हैं। इसे अलग अलग हम तोड़ के नहीं देख सकते हैं, इसीलिए इसे पदबंध कहते हैं। अब इसमें आपका क्या आएगा, संज्ञा आएगी। ठीक है, जैसे हम कोई वाक्य लिख रहे हैं, रमा ने पुस्तक पढ़ी, तो इसमें नाम आ गया रमा। ठीक है, रमा क्या है, वो नाम है, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या जो भी आप संज्ञा की परिभाषा जानते हैं। तो अब इसका मैंने उदाहरण लिया है, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, गोली से घायल सैनिक तथा रात को निगरानी करने वाला, ये संज्ञा है। ये किसी वाक्य में अगर आता है तो अगर पदबंध में देखते हैं तो इसमें सबसे पहले संज्ञा आएगी। ठीक है, फिर दूसरा आपका आएगा विशेषण, जो संज्ञा की विशेषता बताता है। जैसे नाले में बहता हुआ पानी। ठीक है, कुल 5, ये क्या है, गिनती बता रहा है। ठीक है, कि एक समूह होता है और एक जो है अलग अलग गिनते हैं, जैसे 5, 10 ये। फिर आपका स्वर्नाम में क्या है, आप स्वर्नाम में जब हम किसी का नाम ना लेकर बल्कि या वह ये वो करते हैं तो वो स्वर्नाम हो जाता है। जब हम अपनी तरफ इशारा करते हैं, जैसे अपने व्यक्तिगत। ठीक है, तो मुझ कमबख्त ने, ये किसी वाक्य में मान लीजिए आया हो, भाग्य का मारा हुआ वाह, तो ये देख रहे हैं आप, मुझ और वाह, ये क्या है, स्वर्नाम। फिर आपका आ गया क्रिया पदबंध में आपका आता है वह जाता रहता था। तो क्रिया का कार्य करने वाला पद समूह क्रिया पदबंध कहलाता है। उसके बारे में कहा जा सकता है वह जाता रहता था। ठीक है, फिर आपका आ गया क्रिया विशेषण पदबंध। इसमें आपका आएगा क्रिया विशेषण का कार्य करने वाला पद समूह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे शाम ढले, घर से होकर जाऊंगा, पहले से धीरे बोलने वाला। क्रिया विशेषण में एक चीज़ ये देखिए, धीरे धीरे। ठीक है,
शाम ढले घर से होकर जाऊंगा, ये क्या है? क्रिया विशेषण, जिसमें किसी काम का होना पता चले, किसी काम के होने की विशेषता पता चले। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाक्य जो है वो 3 प्रकार से बनते हैं। ठीक है। सबसे पहला है इसमें रचना के आधार पर। तो रचना, कोई भी वाक्य होता है उसे हम देखते हैं कि वो कैसा वाक्य है। तो सबसे पहला जो है आपका रचना के आधार पर। ठीक, इसमें आएगा आपका सरल वाक्य। सरल वाक्य में क्या है? राम ने रावण को मारा। ये सीधा सा एकदम सीधी सी मीनिंग है, राम ने रावण को मारा। इसमें किसी तरह का कोई भी परेशानी नहीं है समझने में, तो इसे हम सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा आ गया मिश्रित वाक्य। ठीक है, ये पढ़ने से ही लग रहा है कि इसमें 2 वाक्य मिलते हैं। जैसे मैंने उससे कहा कि वह अच्छा व्यक्ति नहीं है। ठीक है, इसमें जो की है ये आपका अव्यय है, ये इन दोनों वाक्य को जोड़ रहा है, तो ये मिश्रित वाक्य है। फिर आपका आ गया संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की क्या परिभाषा है? जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, चाहे वे मिश्रित हो या साधारण, और वे संयोजक अवयव से जुड़े हो, संयुक्त वाक्य होते हैं। मतलब इसकी और इसकी परिभाषा लगभग सेम है। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे 2 वाक्य होंगे, वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। फिर आपको मैंने ये बताया कि पहला जो है आपका रचना के आधार पर। ठीक है, फिर दूसरा आ गया आपका अर्थ के आधार पर। तो हम जानते हैं कि वाक्य जो होते हैं, जो भी वाक्य बनते हैं वो टोटल 8 तरीके से बनते हैं। ठीक है, पहला है आपका विधि सूचक वाक्य। इसमें होता है क्या? जिन वाक्यों में किसी बात के कहने या कार्य के होने का बोध होता है उसे विधि सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आता हूँ। दूसरा आपका क्या है? निषेध सूचक। यहाँ पढ़ने से ही लग रहा है कि इसमें नहीं का मतलब है, तो जैसे मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, आज्ञा सूचक। जिन वाक्यों में किसी प्रकार की आज्ञा का बोध होता है, जैसे जाओ अपना काम करो, ये आपका आज्ञा सूचक हो गया। आप किसी से आज्ञा मांग रहे हैं, आज्ञा ले रहे हैं। दूसरा फिर आपका आ गया चौथा प्रश्न सूचक वाक्य। ये वाक्य जिनमें किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, प्रश्न सूचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम कौन हो, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो इसमें क्या है? क्वेश्चन मार्क है, आप किसी से आज्ञा ले रहे हैं। फिर आपका आएगा विस्मय सूचक वाक्य। ठीक है, ये भी आप जान रहे हैं, इसे मतलब जहाँ पे आप भाव प्रदर्शित करते हैं, जैसे अरे यह क्या हुआ, हाय, माशा अल्लाह, बाप रे बाप। तो यहाँ पे क्या है? जहाँ पे आप अचानक से मतलब किसी काम के होने की उम्मीद ना हो, अचानक से हो, तो उसे विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसे क्वेश्चन मार्क है तो इसे ऐसे निशान देंगे, और अगर इस टाइप से है तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। फिर आपका आ गया वाक्य के आधार पर। ठीक है, पहला आपका था रचना के आधार पर, फिर दूसरा आपका है अर्थ या भाव के आधार पर, तीसरा है वाच्य के आधार पर, कैसे बोला जा रहा है या बोलने वाला कौन है या उस पर क्या असर पड़ रहा है, तो वो पूरा का पूरा जो है सेंट्रलाइज्ड होगा वाच्य के आधार पर। तो इसमें आपका सबसे पहला आएगा कृत्यवाच्य। ठीक है, नाम से ही आपको लग रहा है कृत्यवाच्य, करने वाला। जिस वाक्य में कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से होता है, उस वाक्य की क्रिया कृत्यवाच्य में होती है। क्रिया का रूप कर्ता के लिंग और वचन के अनुरूप होता है। उदाहरण के लिए, वह एक ढक्कन बनवाता है। ठीक है, इसमें सीधा सा है कि वह एक ढक्कन बनवाता है। अब मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, जैसे कृत्यवाच्य में आप जैसे नाम से ही लग रहा है कि सीधा संबंध कर्ता का क्रिया से होता है, उसे हम कृत्यवाच्य कहते हैं। तो आप ये जानते हैं सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो इसमें सकर्मक क्रिया में क्या है? मैं प्रश्न हल करता हूँ, ये आपका कृत्यवाच्य के अंतर्गत आएगा। तो कर्ता का सीधा संबंध जो है क्रिया से है, इसलिए यहाँ पे होगा मैं प्रश्न हल करता हूँ। और दूसरा है आपका अकर्मक क्रिया। तो क्रिया सकर्मक मतलब एक्टिव है। ठीक है, वो एक्टिव है, क्रिया करने वाला, इसलिए यहाँ पे ऐसे हो रहा है। अकर्मक क्रिया जिसमें वो काम नहीं कर रहा और उस काम वो जोर नहीं दे रहा है, काम करने के लिए वो जोर नहीं दे रहा, लेकिन उसके द्वारा ही काम हो रहा है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है। जैसे मैं हंसता हूँ, मैं सोता हूँ, ये क्या है? इसमें वो एक्टिव नहीं है, इसलिए इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये दोनों
आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें इस टाइप से आपसे सकर्मक और अकर्मक क्रिया कहते हैं। है तो बहुत ही ईजी सा, लेकिन अक्सर लोग इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये समझना चाहिए। और किसी भी पेपर में, किसी भी एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछता है ग्रामर के पॉइंट ऑफ से कि बच्चे जानते हैं या नहीं सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अक्सर लोग इसमें गड़बड़ करते हैं। फिर आपका आ गया, ये आप समझ रहे हैं, ठीक है। आपका आ गया कर्मवाच्य क्रिया। इसमें क्या है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, मुझसे प्रश्न हल किया जाता है। क्रमवाच्य में क्या है, क्रिया के जिस रूप में क्रम की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, कर्मवाच्य कहलाता है। इस वाच्य में क्रिया के लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं। जैसे मुझसे प्रश्न हल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न क्या है, वो कर्म है, और क्रिया कर्म क्या है, वो प्रश्न के अनुसार एक वचन और पुल्लिंग में है। वाक्य में क्रिया हल किया जाता है का सीधा संबंध क्रम प्रश्न से है। इसका संबंध हल करने वाले मैं से बिल्कुल नहीं है, इसलिए लिखा है मुझसे प्रश्न हल किया जाता है। अतः क्रिया का वाच्य क्रमवाच्य है, ठीक है। फिर आपका आ गया भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है, जैसा आप पढ़ने से ही लग रहा है कि इसमें भाव को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे वो कोई काम करने में अगर असमर्थ है तो वो वहाँ पे अपना भाव प्रदर्शित करता है। जैसे बैठा नहीं जाता, खेला नहीं जाता, ये सब क्या है, बैठना और खेलना जो है अकर्मक क्रियाएं हैं, ठीक है। इन दोनों वाक्य में क्रिया का संबंध भाव से है, और भाव की प्रधानता है क्रिया की, कर्ता की नहीं है, ठीक है। जैसे बैठना और खेलना अकर्मक क्रियाएं हैं, और इन दोनों में जो है क्रिया का संबंध भाव से है। अकर्मक रूप होने के कारण क्रिया का कर्म होता ही नहीं, अतः यह भाववाच्य है। ये आपको समझ में आ गया। अब जैसे ये पहले मैंने उदाहरण से समझाया है, ठीक है। इसके बाद अब देखिए, मैं इसको और भी शॉर्ट कर देती हूँ। अगर हम बात करें कि वाक्य में दो सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए, तो वो क्या है किसी भी वाक्य में, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। इसे आप समझ के अब पूछ रहा है वाक्य के प्रकार एवं भेद, वाक्य किस प्रकार से बनते हैं। तो अब देखिए, मैंने 3 बताए आपको, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, वाच्य के आधार पर, ठीक है। रचना के आधार पर ये बताया सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, ठीक है। फिर आपका आ गया अर्थ या भाव के आधार पर। तो इसमें देखिए विधि सूचक, निषेध सूचक, आज्ञा सूचक, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक, ठीक है। फिर आपका आ गया वाच्य के आधार पर, जो अभी मैंने बताया आपको, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और इस कृतवाच्य में आपका सकर्मक और अकर्मक क्रिया आएंगे। फिर आपका आ गया ये पद, पदक्रम और पदबंध। इसे भी मैंने आपको बताया है, पद किसे कहते हैं, पदक्रम क्या है और पदबंध क्या है, ठीक है। ये तीनों में बस छोटा छोटा सा डिफरेंस है। फिर उसके बाद पदबंध के प्रकार, ठीक है। पदबंध ये लास्ट वाला जो है, इसमें ये 2-3 वाक्य से मिलकर बनता है, और इसमें देखिए ये संज्ञा का होना ज़रूरी है, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण और पदबंध, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पद, पदक्रम एवं पदबंध। ये आपको मैंने पहले उदाहरण दिया है, अब उसके बाद आपको समझाया है। मैं ये आशा करती हूँ कि आप इस टॉपिक को भली भांति समझ रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते।